नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। दोस्तों, आज बात करेंगे दिल्ली की। क्या आपकी बिल्डिंग कभी भी टूट सकती है? क्या आपने जो फ्लैट करोड़ों रुपए खर्च करके खरीदा, वो किसी भी दिन सिर्फ एक नोटिस की वजह से इलीगल घोषित हो सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर आपकी बिल्डिंग का नक्शा पास था, रजिस्ट्री हुई थी, बैंक से लोन मिला था, बिजली पानी का कनेक्शन भी था, तो फिर गलती किसकी? आपकी, बिल्डिंग की या सिस्टम की? दोस्तों, दिल्ली में हजारों लोग आज इसी डर के साथ जी रहे हैं। कई जगहों पर लोग सुबह उठते हैं और देखते हैं कि उनकी कॉलोनी में एमसीडी की टीम पहुंच चुकी है। कहीं छज्जे टूट रहे हैं, कहीं बालकनियां हटाई जा रही हैं, कहीं पूरी की पूरी मंजिलों पर सवाल खड़े हुए हैं। ऐसे में आम आदमी के मन में एक ही सवाल आता है कि आखिर कानून क्या कहता है? क्या सच में 15 मीटर से ऊंची बिल्डिंग बनाना गैरकानूनी है? क्या स्टिल पार्किंग के ऊपर 4 मंजिल बना सकते हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली वालों को कोई राहत दी है, या फिर ये सिर्फ बिल्डरों द्वारा फैलाया गया एक नया सपना है? आज के इस वीडियो में मैं ऐसे ही एक एक बड़े भ्रम की परतें खोलूंगा, क्योंकि दिल्ली की प्रॉपर्टी मार्केट में पिछले कई सालों से एक ऐसा झूठ घूम रहा है जिसने हजारों परिवारों को जोखिम में डाल दिया। कुछ बिल्डर दावा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब 17.5 मीटर तक कुछ भी बनाया जा सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि 5 मंजिल भी पूरी तरह लीगल है। कुछ का दावा है कि अब फायर एनओसी की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जब कार्रवाई होती है तो सबसे पहले वही लोग फंसते हैं जिन्होंने इन बातों पर भरोसा किया होता है। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज मैं समझाऊंगा कि 15 मीटर और 17.5 मीटर का पूरा खेल क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने आखिर क्या कहा था, डीडीए ने कौन सा सर्कुलर जारी किया था, और क्यों हज़ारों लोग आज भी गलतफहमी का शिकार बने हुए हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम समझेंगे कि दिल्ली में ये विवाद शुरू कहाँ से हुआ। दोस्तों, कई साल तक दिल्ली फायर सर्विस रूल्स 2010 के तहत 15 मीटर से ऊंची इमारतों को लेकर सख्त नियम लागू थे। जैसे ही किसी रेजिडेंशियल इमारत की ऊंचाई 15 मीटर से ऊपर जाती, फायर एनओसी का मुद्दा सामने आ जाता। प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब दिल्ली में स्टिल्ट पार्किंग का चलन रहा। स्टिल्ट पार्किंग का मतलब है कि ग्राउंड फ्लोर को पार्किंग के लिए छोड़ा जाए और उसके ऊपर रेजिडेंशियल फ्लोर बनाया जाए। इससे लोगों को पार्किंग की सुविधा मिली, लेकिन साथ ही बिल्डिंग की कुल ऊंचाई भी बढ़ने लगी। नतीजा ये हुआ कि हजारों प्लॉट मालिक और बिल्डर 15 मीटर की सीमा में फंसने लगे। इसके बाद मामला कोर्ट तक पहुंचा और एक इंपॉर्टेंट कानूनी लड़ाई शुरू हुई। इस लड़ाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सवाल आया कि यदि मास्टर प्लान में स्टिल्ट पार्किंग को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो फिर ऊंचाई के आधार पर लोगों को क्यों रोका जा रहा है। इसके बाद जो फैसला आया उसने दिल्ली के रियल एस्टेट सेक्टर में बड़ी बहस छेड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ परिस्थितियों में स्टिल्ट पार्किंग वाली रेजिडेंशियल इमारतों के लिए 17.5 मीटर तक की ऊंचाई को स्वीकार किया। बाद में डीडीए ने भी इस दिशा में सर्कुलर जारी किया। लेकिन यहीं से गलतफहमियों का बाजार शुरू हो गया, क्योंकि बहुत से लोगों ने फैसले को पढ़ा नहीं, सिर्फ उसका एक हिस्सा सुन लिया। लोगों ने मान लिया कि अब 17.5 मीटर का मतलब है कि जितनी मंजिल चाहो बना लो, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहीं भी ये नहीं कहा कि आप 5 या 6 मंजिल बना सकते हैं। कोर्ट ने सिर्फ ऊंचाई को लेकर राहत दी थी। बाकी सभी बिल्डिंग बायलॉज, सेट बैक नियम, स्ट्रक्चरल सेफ्टी और कंस्ट्रक्शन मानकों को पहले की तरह लागू रखा था। यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। बिल्डर कस्टमर को कहता है कि टेंशन मत करो, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। लेकिन जब आप नक्शा देखते हैं तो पता चलता है कि फ्लोर्स की संख्या, सेटबैक और दूसरे नियमों का पालन ही नहीं किया गया। फिर कुछ साल बाद वही बिल्डिंग विवादों में यानी डिस्प्यूट में फंस जाती है। तो दोस्तों, अब सवाल आता है कि 17.5 मीटर आखिर नापी कैसे जाए। यही वो जगह है जहां सबसे ज़्यादा भ्रम फैला जाता है। कई लोग कहते हैं कि सड़क से नापो, कुछ कहते हैं कि डीपी लेवल से नापो, लेकिन वास्तविक नियम ये है कि बिल्डिंग की ऊंचाई निर्धारित ग्राउंड लेवल से लेकर छत की ऊपरी सतह तक मापी जाती है। हालांकि पानी की टंकी, लिफ्ट मशीन रूम, सीढ़ियों की मोमटी जैसी कुछ ढांचों को अलग श्रेणी में रखा जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक्स्ट्रा फ्लोर जोड़ सकते हैं। यह राहत सिर्फ तकनीकी सुविधाओं के लिए है, एक्स्ट्रा रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं। यही कारण है कि कई एक्सपर्ट्स बार बार चेतावनी देते हैं कि केवल ऊंचाई देखकर किसी प्रोजेक्ट को लीगल मत मानिए। दूसरा बड़ा मुद्दा स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट का है। आज दिल्ली में बड़ी संख्या में ऐसी इमारतें हैं जो तेजी से बनाई गई, लेकिन उनकी संरचना मजबूती पर कभी गंभीर जांच नहीं हुई। दोस्तों, एक्सपर्ट्स का कहना है कि दिल्ली भूकंप के लिहाज से संवेदनशील इलाकों में आती है। अगर किसी इमारत का स्ट्रक्चर सुरक्षित नहीं है तो सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि मानवीय खतरा भी पैदा हो सकता है। इसलिए किसी भी इमारत के लिए अधिकृत इंजीनियर द्वारा जारी स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट बेहद इंपॉर्टेंट माना जाता है।
लेकिन दुर्भाग्य से बहुत से खरीदार फ्लैट खरीदते समय इसकी जांच तक नहीं करते। वो सिर्फ लोकेशन, कीमत, रजिस्ट्री देखकर फैसला ले लेते हैं। बाद में जब प्रॉब्लम खड़ी होती है तो उन्हें पता चलता है कि डॉक्यूमेंट्स अधूरे थे या कंस्ट्रक्शन नियमों का पालन नहीं किया गया। यही वजह है कि आज दिल्ली की प्रॉपर्टी मार्केट में सबसे बड़ा सवाल सिर्फ ये नहीं कि बिल्डिंग कितनी ऊंची, बल्कि ये है कि क्या वो पूरी तरह नियमों के अनुरूप बनी भी है या नहीं। और यहीं से शुरू होती है दोस्तों इस पूरी कहानी का अगला और शायद सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा, क्योंकि ऊंचाई का विवाद तो फिर भी कागजों पर सुलझाया जा सकता है, लेकिन जब बात आती है बैल्कनी, छज्जों, सेटबैक और रूफ राइट्स की, तब असली टकराव शुरू होता है। आखिर क्यों सबसे ज़्यादा तोड़फोड़ इन्हीं हिस्सों पर होती है? क्यों हज़ारों लोग बैल्कनी और छज्जों को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ रहे होते हैं? और कैसे बिल्डर इन्हीं जगहों पर सबसे ज़्यादा खेल खेलते हैं? तो दोस्तों वीडियो के अगले हिस्से में मैं आपको इन्हीं सवालों का जवाब दूंगा, क्योंकि ये बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग यहीं फंसते हैं और सबसे ज़्यादा तोड़फोड़ भी यहीं होती है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी किसी कॉलोनी में एमसीडी या दूसरी एजेंसी की कार्रवाई होती है तो पूरा मकान नहीं टूटता। सबसे पहले निशाने पर आती है बैल्कनियाँ, छज्जे और बाहर निकले हुए हिस्से। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि यही वो जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा नियम तोड़े जाते हैं। बिल्डर आपको फ्लैट बेचते समय कहता है कि सर 3 फुट और बढ़ा लीजिए, यहाँ एक कमरा बन जाएगा, यहाँ बाथरूम निकाल लीजिए और यहाँ शीशा लगाकर स्पेस बढ़ा लीजिए। सुनने में ये सब फायदे का सौदा लगता है, लेकिन असली प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब वही बढ़ाया गया हिस्सा सरकारी रिकॉर्ड में इलीगल कंस्ट्रक्शन माना जाता है। सोचिए आपने लाखों रुपए खर्च करके घर लिया, इंटीरियर कराया, किरायादार रखा और कुछ साल बाद एक नोटिस आ जाए कि आपकी बैल्कनी या छज्जा नियमों के खिलाफ है। सबसे बड़ा नुकसान किसका होगा? बिल्डर तो कब का पैसा लेकर निकल चुका होगा, लेकिन फंसेंगे आप। यही वजह है कि कानूनी एक्सपर्ट्स बार बार कहते हैं कि किसी भी प्रॉपर्टी की खरीद से पहले सिर्फ रजिस्ट्री या बिल्डर के वादों पर भरोसा मत कीजिए। दोस्तों असली खेल नक्शे, सेटबैक और अप्रूवल में छिपा होता है। कई लोग सोचते हैं कि अगर पूरी कॉलोनी ने ऐसा किया है तो उनका भी कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन हकीकत यह है कि कार्रवाई हमेशा धीरे धीरे शुरू होती है, और जब शुरू होती है तो भीड़ में खड़े लोगों को भी नहीं छोड़ती। दोस्तों अब बात करते हैं रूफ राइट्स की, जो दिल्ली की प्रॉपर्टी मार्केट का शायद सबसे बड़ा भ्रम है। अगर आपने कभी फ्लोर खरीदा होगा तो आपने ये लाइन ज़रूर सुनी होगी, रूफ राइट्स के साथ फ्लोर। सुनने में लगता है पूरी छत अब आपकी होगी, लेकिन सवाल ये है कि अगर छत सिर्फ आपकी है तो बाकी लोग वहाँ कैसे जाएंगे? आग लग जाए, इमरजेंसी आ जाए, मेंटेनेंस का काम हो, तो क्या बाकी रेजिडेंट छत पर नहीं जा सकते? यही वो कानूनी डिस्प्यूट है जो सालों से चलता आ रहा है। कई बिल्डर ऊपरी मंजिल को अधिक कीमत पर बेचने के लिए एक्सक्लूसिव रूफ राइट्स का सपना दिखाते हैं, जबकि बाद में उसी बात पर सोसाइटी, पड़ोसियों और मालिकों के बीच विवाद खड़ा हो जाता है। इसलिए अगर आप कोई फ्लैट या फ्लोर खरीदने की सोच रहे हैं तो सिर्फ लोकेशन और कीमत मत देखिए, ये भी देखिए कि नक्शा स्वीकृत है या नहीं, सेटबैक छोड़ा गया है या नहीं, स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट मौजूद है या नहीं, और कहीं एयरपोर्ट अथॉरिटी, फायर विभाग या किसी दूसरी एजेंसी की एनओसी की ज़रूरत तो नहीं थी, क्योंकि घर खरीदते समय की गई एक छोटी सी लापरवाही बाद में करोड़ों रुपए की परेशानी खड़ी कर सकती है। और यही कारण है कि दिल्ली में प्रॉपर्टी खरीदने से पहले सिर्फ कीमत नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपे डॉक्यूमेंट्स भी ज़रूर पढ़ना चाहिए। और दोस्तों बात सिर्फ दिल्ली की नहीं, आप कहीं भी प्रॉपर्टी जब खरीदें तो एक एक डॉक्यूमेंट्स, एक एक नियम, हर बारीकी को अच्छे से जांच लीजिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि शुरुआत में अच्छे ब्रोशर्स, अच्छी पीओपी वाली दीवारें दिखाकर आपको बिल्डर फंसा दे और बाद में आप फिर कानूनी लड़ाई लड़ते रह जाएं। दोस्तों क्या आपने भी कभी इस तरह की प्रॉब्लम फेस की है? अपनी कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि दूसरे लोग भी अवेयर हो सके। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो, और आपके अपनी चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।